नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच का बॉन्डिंग होगा वो बताएगा कि बिहार में आगे क्या होने वाला है और किस तरह बिहार में इंडिया गठबंधन एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ये एक तरह से समझिए आपकी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पत्ता है वो खोलना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब आसानी से बिहार की राजनीति में सत्ता में नहीं आया जा सकता है। नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में ट्यूनिंग ठीक ठाक नहीं बैठती। बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है मुद्दा गरम है। और आज मुद्दा सच में गरम है। देखिए, आज हम बात करेंगे, हमारे साथ बाबा भी मौजूद है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अमित शाह को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही देखा जा रहा है कि अमित शाह जो है वो बिहार आ रहे हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार वो किसी स्पेशल विजन को लेकर के आ रहे हैं। एक भव्य कार्यक्रम में अमित शाह हिस्सा लेने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आला कमान ने अब पूरी कमान अपने हाथ में ठानने की सोची। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है बीजेपी को। तो चलिए, तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातचीत आज करेंगे हमारे साथ बाबा से। बाबा, जिस तरीके से अमित शाह का आगमन हो रहा है 8 अगस्त को बिहार में, माता सीता की जन्मभूमि पर जाने वाले हैं अमित शाह, और कहीं ना कहीं वहां के लोगों को अपने पाले में लेने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। इस पर हम तमाम जो जानकारियां वो आपसे ही लेना चाहेंगे कि आखिर अमित शाह का आगमन क्यों है और क्यों इस बार का उनका बिहार दौरा बहुत मायने में विधानसभा चुनाव में फायदेमंद होगा एनडीए को। अमित शाह, सवाल ये होता है कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे थे। अमित शाह पिछले लंबे समय से उनका कार्यक्रम बन रहा था, कार्यक्रम कैंसिल क्यों हो रहा था जी। इन सभी बातों का मायने अगर खोजने जाइएगा तो आपको सीधे नजर आएगा कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में ट्यूनिंग ठीक ठाक नहीं बैठती। बिल्कुल। तो क्या अब ट्यूनिंग बन गई है? नहीं, ट्यूनिंग बन नहीं गई है, ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह के आगमन का आपने कहा कि आ रहे हैं, सीता माता के मंदिर वगैरह 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 पूछ रही है, लेकिन ये तो वो दांत है जो हाथी का दिखाने का होता है जी। खाने वाला दांत दूसरा है। और खाने वाले दांत की जब भी चर्चा आप कीजिएगा तो आपको सीधा नजर आ जाएगा कि आखिरकार भीतर में चल क्या रहा है। तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अभी से जब हम बात कर रहे हैं उसके 24 घंटा पहले एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में, और उस बैठक के बाद दूसरी बैठक भी एक गठबंधन ने की। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक के बाद इंडिया घटक दल मिले, उसमें चर्चा जो चली आपको आपने सब देखा। उसके बाद इंडिया गठबंधन ने भी अपनी बैठक बुला ली है, और इन सब के बाद अब अमित शाह का बिहार आना और नीतीश का ग्रीन सिग्नल देना, ये मजबूरी है, जरूरी है, या किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। सबसे पहली बात तो आपने जो बताया, हम उसी की चर्चा कर लेते हैं कि अमित शाह आ रहे हैं। ओकेजन राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक है। बिल्कुल। लेकिन अगर धर्म के साथ जोड़कर किसी पार्टी को देखा जाता है तो वो कौन सी पार्टी है? बिल्कुल, हमेशा सभी बोलते हैं जी। आप सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर क्यों चुनाव से पहले क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर जो है उसका जी, मैं इस पर बिल्कुल आना चाहूंगा। और इस बार सीता माता के मंदिर का शिलान्यास होगा, और इसको पूरा करने का टाइम भी मुझे लगता है कि आपने इंटरव्यू भी लिया था जिसमें ये बात बताया गया था 36 महीनों का टाइम है। 36 महीने में 3 साल के अंदर में इस मंदिर को कंप्लीट कर लेना है। इसका पूरा खाका खींच करके रखा हुआ है। खैर, ये तो है ही, लेकिन इसके राजनीतिक पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी है। और राजनीतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए निश्चित रूप से हमें कई मुद्दों को सर्च करना पड़ेगा, जिसमें आप प्रश्न पूछें उससे पहले हम ही बता देते हैं आपके प्रश्न का जवाब। जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बेचैन की स्थिति में चिंतित है। और उस चिंता का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब आसानी से बिहार की राजनीति में सत्ता में नहीं आया जा सकता है, कुछ ना कुछ लेकिन किंतु परंतु रह जाएगा। और इसी को लेकर के जो सर्वे हुए हैं, जनरल सर्वे आपने देखा होगा, आरएसएस बीजेपी का भी सर्वे हुआ है, और उस सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो एनडीए गठबंधन या नीतीश की अगुवाई वाली जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत आगे जा रहा हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कारण है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह के हाथ में कमान
जहां जहां आप जानते हैं ना कि जहां जहां भाजपा फंसती है वहां वहां अमित शाह को सामने खड़ा कर दिया जाता है कि वो संकट मोचन की तरह काम करते हैं। चाणक्य उनको बोला जाता है बीजेपी का। बिल्कुल, एक तरफ नीतीश कुमार से जो उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, उस रिश्ते को भी सुधारने की प्रयास है, तो दूसरी तरफ जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं और सर्वे रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो डर है उसको निकालने के लिए और कुछ जो वोट बैंक है वो बचा कुचा इधर उधर उसको धार्मिक भावनाओं के तहत अपने माता पास सीता के मंदिर को लाने के लिए, हालांकि जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम है और जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, पुनौरा की बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं, वहां के सांसद भी उनसे मिलने गए थे और कई लोग मिलने के लिए गए थे। ये पूरा का क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए गठबंधन के हाथों में है। मतलब उधर के चाहे आप विधानसभा देखें या लोकसभा में उसकी अच्छी खासी बढ़त है जी। इन सब के बावजूद कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम का असर पूरे बिहार पर पड़ेगा ये भी अंदाजा है जी। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी बाबा, जिस तरीके से अमित शाह, जैसे कि चर्चा की शुरुआत में आपने बोला कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जो खटपट थी तो ओके ओके होने वाली स्थिति है या फिर ये तूफान के पहले वाली शांति है जो दोनों ही आपस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दोनों ही गठबंधन तूफान की स्थिति तो आने नहीं देंगे जी, क्योंकि आप समझिए कि परिस्थितियां उनके बहुत प्रतिकूल हैं जी। अगर आपके पक्ष में बहुत कुछ होता है ना, आपके पास बहुत पैसा हो तो आप परवाह नहीं करते हैं, आप किसी से मोल जोल नहीं करते हैं। कितना सामान का दाम हुआ भाई? 200 रुपया, ये लो 200 रुपया। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हो तो आप मोल जोल करते हैं और ये बताता है कि आप कितना ज्यादा गरीब और अमीर है। खैर, इन सब बातों को लेकर के अभी वर्तमान जो स्थिति है बिहार की राजनीति में, उसमें एनडीए गठबंधन उन सर्वे रिपोर्ट की जो मैं चर्चा कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा एज लेकर के नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अब झगड़ा झमेला नहीं, इसको शांति से ही निपटाना होगा, पैचअप करके ही निपटाना होगा। और शायद यही वो स्थिति है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बिहार नीतीश कुमार भी उस मंच पे मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बातचीत होगी और उससे एक सहजता बनाने की कोशिश की जाए। अब नीतीश कुमार की अगर बात कर ले और अमित शाह की बात कर ले तो देखिए, नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के मामले पर ही आज हम चर्चा करेंगे। एक सवाल ये भी है कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी सोच में होंगे, इधर बीजेपी भी होगी कि एडजस्टमेंट तो कहीं होना नहीं है नीतीश कुमार की तरफ से, तो क्या अमित शाह आएंगे तो उस पर भी बातचीत होगी? क्योंकि एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी तक कुछ भी ओपनली नहीं कहा गया है कि हाँ इनको इतनी सीट है। देखिए, सीट शेयरिंग का जहां तक सवाल है कि सीट शेयरिंग के कई राउंड के बातचीत हुए हैं जी। जो हमारी जानकारी है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सीट शेयरिंग की बातें चल रही है जी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इस बार के सीट शेयरिंग में बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण बैठाने की बात चल रही है उसमें जो वोटों का बिखराव होता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछले चुनाव में 2024 के लोकसभा में देखा गया कि कुशवाहा वोट बैंक टूटा, जिसका असर भी झेलना पड़ा, राजपूत वोटर टूटे, जिसका भी असर देखने को मिला। तो निश्चित रूप से एक बात तो तय मान के चलिए कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के और इस वोट बैंक के बिखरने को लेकर के उसको अपने पास बचा के रखना है, उसके लिए या उसको भैरी करने के लिए अलग अलग वोट बैंक को अपने तरफ लाने की कोशिश है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के अन्य घटक दल लगे हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि जो एक बार फिर से धार्मिक भावना को उठा करके सीता माता के मंदिर निर्माण से पहले 7 तारीख और 8 तारीख को 2 कार्यक्रम तय किए गए हैं। एक कार्यक्रम 7 तारीख वाला है जिसमें आपको घर घर दिया जलाने का कहा जा रहा है और उसको आस्था से जोड़ कर देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ 8 तारीख को शिलान्यास होगा, उसके भी लाइव प्रसारण और लोगों तक उसको जोड़ा जाएगा और इस आस्था को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि आप धर्म को राजनीति से अलग कर लें, ये हो नहीं सकता है बिहार में, न जाति को अलग। और बात अगर बीजेपी की हो तो कहीं ना कहीं और ज्यादा नहीं जुड़ जाती है कहीं ना कहीं। तो इसमें सीट शेयरिंग का पेंच जो है अभी फंसा हुआ है और सीट शेयरिंग के पेंच पर बहुत ज्यादा कुछ बात हो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि अमित शाह आएंगे, कार्यक्रम करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद वो चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात जिस मंच पे होगी उसमें उनके पास मौका होगा एक दूसरे से बात करने का। तो निश्चित राजनीतिक बातें भी होंगी और इन सब चीजों पर भी गंभीरता से विचार जरूर किया जाएगा। एनडीए की तो बात हम कर ही रहे थे बाबा, बीजेपी की बात हो रही थी, नीतीश कुमार की हो रही थी, लेकिन हम महागठबंधन को भी नहीं भूल सकते। महागठबंधन के जो 2 बड़े चेहरे हैं इस वक्त, यानी कि एक तरफ तेजस्वी यादव हुए और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे, तो तेजस्वी यादव को जीत दिलाने के लिए राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले दिखा गया था कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसमें किस तरीके से उनको समर्थन मिला था, उसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा में देखने को मिला, क्योंकि डैमेज वोटों का हुआ था बीजेपी को, जिस कारण जो सीटें सोच कर रखा था बीजेपी ने वो उसको मिला नहीं। तो बिहार विधानसभा में भी क्या जो ये बिहार यात्रा निकल रही है तेजस्वी यादव की, इसका फायदा होगा? देखिए, एक तरफ जहां जो आपके वोट बैंक हैं या जो सीटें आप जीती हुई हैं, उन सीटों पर
एक बार फिर से जीत दर्ज की जाए, एक इसकी तैयारी चल रही है, और दूसरी नए सीटों पर अपना वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से राहुल गांधी का ग्राफ इधर बढ़ा है, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी का ग्राफ काफी बढ़ा है। जिस राहुल गांधी को कल तक पप्पू कहा जाता था, वो राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष है और जम करके बोल भी रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी ने अपना कद और पद दोनों बढ़ाया है। कांग्रेस ने भी अपना जनाधार खोजा है, और कांग्रेस के जनाधार खोजने के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी यात्रा पर निकलने वाली है। आपने ये सवाल किया था, इस यात्रा में उनका शुरुआती जो दौर है वो 22 सीटों वाले शाहाबाद और लगभग 40 सीटों वाले मगध क्षेत्र में होने वाली है। इसमें से आप बात करें शाहाबाद क्षेत्र की, तो शाहाबाद में क्लीन स्वीप है, 2 ही सीट मात्र आई थी 2020 में एनडीए गठबंधन को। बाद में कुछ सीटों पर जो उपचुनाव हुए तो पैचअप किया गया, कुछ जो जीते हुए विधायक थे वो दल बदले, उसके चलते कुछ सीटों पर उलट पुलट हुआ, लेकिन अभी भी एज जो है वो इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का है। तो निश्चित रूप से यहाँ जाने के बाद ये अपने प्रभाव को बनाएंगे। दूसरी तरफ मगध की बात करें तो यहाँ 50-50 के चांस है, यहाँ भी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया है इंडिया गठबंधन ने। बिल्कुल, ऐसे में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का फर्ज भी बनता है कि वो लाकर जाकर के लोगों को धन्यवाद भी दे, और आगे आने वाले चुनाव में फिर से एक बार बिहार के लिए वोट कीजिए, हमारे पक्ष में ये भी कह सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी चल रही है, और निश्चित रूप से इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि सर्वे रिपोर्ट की चर्चा हम कर रहे थे, तो उस सर्वे रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर बिहार के लोगों के बीच में राहुल गांधी हैं। ये भी बातें आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह का उनके लगातार जो यात्राएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, उन यात्राओं और रैलियों के माध्यम से उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है, और बिहार के लोगों में एक अलग तरह का क्रेज भी पैदा किया है। तो ये असर जरूर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक आखिरी सवाल हम आपसे बाबा करेंगे, जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक चेहरा है बिहार में, बिहार मतलब नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, तो क्या बीजेपी जो है वो इसको, जो नीतीश कुमार का जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको क्या भुनाने की कोशिश इस बार करेगी चुनाव में? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, उसी का नतीजा है कि जो आप देख रही हैं कि सर्वे रिपोर्ट्स में नीतीश कुमार को लेकर के उनका ग्राफ थोड़ा डाउन नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव सबसे हाई लेवल पर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। निश्चित रूप से आप जब कोई काम करते हैं तो आपसे अच्छा और बुरा दोनों होगा। करने वाले का ही गुण और दोष दोनों देखा जाता है, जो करेगा नहीं उसको गुण दोष क्या देखिएगा। तो नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो काम किया है, और इधर जो जैसे धड़ाधड़ आप देख लीजिए कि वो योजनाओं को घोषित कर रहे हैं, योजनाएं लागू कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि 400 से 1100 बढ़ा दिया, डोमिसाइल लागू कर दिया, बिजली फ्री दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी एक मैसेज हमको आया है कि आपको 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं असर करेगी, और असर करेगी तो जैसा कि हमने देखा भी है कि हमारी टीम जो सर्वे कर रही है, या हमारी टीम जो लोगों से राय ले रही है कि पिछले 5 साल में क्या आपके जीवन में बदलाव हुआ है, सरकार से कितना संतुष्ट, इस बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, अब उसमें भी लोग इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि नहीं, जो केंद्र की सरकार है उसने अनाज बांटा है, बिजली फ्री मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उसका राशि भी बढ़ाया गया है। तो ये सब चीजें डायरेक्ट जो लाभ लोगों को होता है उससे फायदा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे अहम सवाल है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो एजेंडा है और उसके कार्यशैली जो है उसको लागू कर दिया है। यही वो कारण है जहां नीतीश कुमार थोड़ा असहज नजर आ रहे हैं, और यही लग रहा है कि नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। इसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने काफी कहा जाता है संगठनिक रूप से दबंग कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको लगा दिया रणवीर नंदन को। रणवीर नंदन आपको पता है कि वो मैंने बात भी की उनसे। जी आपने तो इंटरव्यू भी किया था, और उन्होंने सीता माता की जो मंदिर का शिलान्यास होना है, उस शिलान्यास को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया था, मैंने उसको देखा भी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वो बात कर रहे थे, और उनके साथ साथ जो लोग भी मौजूद थे, राजू सिंह पर्यटन मंत्री थे, जनक राम थे, अनुसूचित जाति मंत्री थे, मोतीलाल थे जो कला संस्कृति मंत्री हैं, इसके अलावा और भी कई लोग थे, कई जो अलग अलग आयोग है उनके अध्यक्ष भी थे, संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष थे मृत्युंजय झा, ये सभी लोग वहां मौजूद थे। और जिस तरह से रणवीर नंदन ने एक पूरा पोस्टरिंग किया है, मैंने दबंग इस नाते से कहा है कि वो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब देखिएगा, पूजा पाठ करने वाले नेता हैं, या संगठनिक रूप से शुरू से ही, चाहे वो जदयू में रहे हों या भाजपा में रहे, उनका एक अलग तरह का बॉन्डिंग है, और बाय नेम वो लोगों को जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को पोस्टर किया है
4000 से ज्यादा जो मंदिर मठ हैं उस पर दिया जलाने की सारी बातें उन्होंने बताई है। तो ये एक तरह से समझिए आपकी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पत्ता है वो खोलना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार में 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी हो, या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसको लेकर के हो, और भी कई तरह की चीजें हों, इन सभी को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें एक बात तो निश्चित नजर आ रहा है कि अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। और भरोसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि अपने हिसाब से अपनी रणनीतियों को लागू करने का काम शुरू हो चुका है। और 48 घंटे में जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम से बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। यानी बिहार में एक बार फिर से ये समझ में आएगा कि क्या होने वाला है और किस तरह की रणनीति बनेगी। नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच का बॉन्डिंग होगा वो बताएगा कि बिहार में आगे क्या होने वाला है और किस तरह बिहार में इंडिया गठबंधन एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण। जी धन्यवाद बाबा। तो देखिए तमाम चर्चाएं हो रही थी और 48 घंटा कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है बिहार में उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां अमित शाह बिहार आने वाले हैं, काफी समय के बाद उनका बिहार आगमन हो रहा है और एक भव्य कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों जो बातें सामने आती है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि मंच पर दोनों के बीच किस तरीके से बातें होती हैं। दोनों का बॉडी लैंग्वेज भी देखने लायक रहेगा और साथ ही जिस चीज के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं, नीतीश कुमार जिस चीज को फाइनली धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानकी मंदिर की बात कर रहे हैं, तो आखिर 48 घंटों में जिस तरीके से जो योजनाएं तैयार की गई है एनडीए गठबंधन की तरफ से, जो बातें भी हमने चर्चाएं में की कि नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं शायद बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, बीजेपी के अंदर जो लोग हैं उनको भरोसा ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा कुछ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह के बिहार आगमन के बाद से आखिर एनडीए में किस तरीके से बदलाव होता है और दोनों क्या पॉजिटिव रिस्पांस पर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर बिहार की सियासत में फिर कुछ बड़ा होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।